ठीक है? तो अब हम स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? ओके। हाँ, बस बेटा बोलते जाइएगा आज, है ना, क्योंकि आज लैपटॉप नहीं है हमारे पास, थोड़ा लैपटॉप का काम है बच्चों को, तो अपना काम निपटा रहे हैं। जिस कारण अब ऐसा नहीं हो जाए कि हम अपने आप बात कर रहे हैं, मीटिंग कट गई। ये मोबाइल में समझ में नहीं आता है, लैपटॉप में समझ में आ जाता है। तो देखिएगा कि जैसे निको टोक्यो और 13 अगस्त से हमारा कंप्लीट हो गया था, 14 अगस्त में हम लोग चल रहे हैं। तो मैं सुबह उठकर और नित्यक्रम निपटा कर 6 बजे लिखने बैठा। अब देखिएगा कि मैं से तात्पर्य कौन होगा? मैं से तात्पर्य किसका होगा? मैं से तात्पर्य तुकडोजी महाराज से है। ध्यान देकर सुनिए कि ये यात्रा साहित्य चल रहा है। हाँ, तो मैं सुबह उठकर और नित्यक्रम निपटाकर 6 बजे लिखने बैठा। 8 बजे आखिरी मीटिंग होगी। अब देखिएगा कि जैसे 13 अगस्त हमारा कंप्लीट हो गया और 14 अगस्त हमें निको से टोक्यो जाना है। और सुबह जल्दी उठ गए और 6 बजे ही वो लिखने के लिए बैठ गए और 8 बजे उनकी आखिरी मीटिंग होने वाली है। यह सब लोग दिन भर देखते देखते थक जाते हैं, फिर भी उन्हें तनिक भी सामान उठाने का प्रसंग नहीं आता। परिषद के सेवक सबका सामान ढोते हैं। जहां जहां हम जाते वहां यह देखो वह देखो। मैं तो देखने से उब गया। अब तो जी चाहता है कि जल्द ही भारत में जाकर कुछ काम करूं। देखिएगा कि जैसे देखना भी उनको इतनी सुंदर सुंदर जगह है। टुकड़ोजी महाराज अब देखकर ऊब गए हैं, उन्होंने खुद इस बात को फील किया। और आज भोजन के 50 प्रतिशत का समारोह हुआ। परस्पर में शाश्वत प्रेम और बंधुत्व बढ़ाने की चर्चा हुई। यह परिषद प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रों में आयोजित कर मानव धर्म का प्रचार करने का भी निश्चय किया गया। बाद में सभी टोक्यो के लिए रवाना हुए। यहाँ हमें एक ऐसे ऊंचे पर्वत पर ले गए जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 फीट से अधिक है। यहाँ के रास्ते बड़ी कुशलता पूर्वक सजाकर उनमें सुंदरता लाई गई है। ऊपर एक विशाल जलाशय है, इसके इर्द गिर्द में निसर्गरम्य दृश्यों की भरमार है। आज हम एक ये हुआ था क्या शायद? ओके, वैशाली जुड़ी है शायद। आज हम एक विशाल बुद्ध मंदिर देखने गए। यह मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। उसकी व्याप्ति 1 चौरस मील से भी अधिक होगी। मंदिर में सर्वत्र सोने के पत्रे लगाकर कहीं कहीं सोने का पॉलिश भी चढ़ाया गया है। कला तो मानो इसके नस नस में भरी पड़ी है। यहाँ के कुछ वृक्ष 300 फीट ऊंचे हैं, वे बिल्कुल सीधे और हजारों की तादाद में हैं। समूचे जापान के लोग यहाँ आते हैं। स्कूल कॉलेजों को विद्यार्थी भी टोलियां बनाकर अपने अध्यापकों के साथ यहाँ आते और धार्मिक शिक्षा लेते हैं। यहाँ आने वाले हजारों विद्यार्थियों में भी हमने भारी शिस्त देखी है। बाद में हम टोक्यो आए। यहाँ एक संस्था के संस्थापक मतलब जो फाउंडर होते हैं, श्री शिनरी को इन्होंने हमें भोजन के लिए बुलाया और इस अवसर पर हमें जापानी पद्धति की पोशाक दी गई। रात के 10 बजे इंटरनेशनल होटल में हमने आराम किया। दोस्तों, अब 14 अगस्त भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग सीधे चलते टोक्यो। 15 अगस्त की बात। 15 अगस्त 1955 टोक्यो में। आज हमें यहाँ एक बड़े कार्यक्रम का बुलावा आया था। सभा और भाषण के पश्चात कुछ लोग मुझे मिलने आए थे। उनमें कुछ उद्योग निर्माण करने वाले थे। मैंने उनसे कहा, यदि वे लोग हमारे देश में आकर कुछ दिन देहाती उद्योग सिखा सकेंगे, तो हम 50-50 देहातों में ब्लॉक बनाकर उनमें आपकी व्यवस्था कर देंगे। अब देखिए कि जैसे उन्होंने बताया कि जो सब उद्योग निर्माण वहां पर थे, तो इन्होंने तुरंत एक प्रस्ताव भेज दिया क्योंकि भारत में इसकी कमी है। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई फैमिलीज इस वैश्विक महामारी के कारण रोना रो रही है। नौकरी चली गई, वो कई मजदूर घर पर आ गए जिनके कारण ये
जो आर्थिक समस्या आ रही है सभी फैमिलीज को, तो इसका मूल रीजन ये भी है। लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि हमें अपना बचाव खुद का कैसे करना चाहिए। बस यही है कि जो बाकी के अन्य देश है वो घर पर बैठे भी निकम्मे नहीं बैठते हैं। वहां की लड़कियां काम करती है, छोटी भी बड़ी भी, जो भी काम आए, जो भी कला उनमें विकसित होती है उस कला को विकसित करते हैं। और शायद यही हमारा प्रयोजन रहा होगा कि सेमिस्टर को स्टार्ट करते ही हमने संडे एक्टिविटी को ले लिया, ताकि आप में होने वाली जो कला है, मंगला आप में बहुत अच्छे हुनर है बेटा, जो आपने उस दिन दिखाया था, बैंगल्स का बनाया हुआ, बोतल का बनाया हुआ। तो यही होता है कि जो आपकी कला है उस कला को मोटिवेट करने का हमारा प्रयास है बेटा। और यही है कि जब आप अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, तो भी आपकी जो आमदनी है वो ठीक ठाक ढंग से चल पाती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आती, ये उसका मूल रीजन है। तो ऐसा ही उद्योग निर्माण करने का मानस तुकडोजी महाराज ने टोक्यो के लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा, हमें आसाम प्रांत से वैसा निमंत्रण प्राप्त हो चुका है। मतलब देखिएगा कि उन्हें ऑलरेडी किसी एक प्रांत ने उन्हें यह निवेदन दे दिया कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हम आपका रहने का, खाने का, भोजन, निवास सारी व्यवस्था हम करवा देंगे, बस हमारे लोगों को आप सिखा दें। तो यह आसाम से भी उन्हें एक ऑफर आई थी। उन्होंने आगे कहा कि आसाम में आने पर मुझे वे खत देकर संबंध स्थापित कर सकेंगे, साथ ही सरकार से भी इस विषय से संबंध प्रस्थापित करेंगे। मैंने कहा, अवश्य कीजिए इतना, मैं भी प्रांतीय सरकार को इस विषय में समझा सकूंगा। बाद में शिमुजी में आयोजित विश्व धर्म परिषद के सेक्रेटरी मुझे मिलने आए। मुझे आज रात को विमान द्वारा बैंकॉक जाना है, अतः भोजन के पहले शांति सभा की एक बैठक हुई। वहां जाते ही तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया गया। कुर्सी पर बैठते ही कैमरा वाले लोगों ने मुझे घेर लिया। सिनेमा की फिल्म भी खींची गई। बाद में अनेकों के भाषण हुए। इस सभा में सरकारी मंत्री, उच्च अधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी सम्मिलित थे। भाषणों के बाद सभी ने 1 मिनट खड़े रहकर विश्व शांति के लिए मौन प्रार्थना की और यह सभा बर्खास्त हुई। देखिए कि जैसे सभा के भी एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मॉर्निंग प्रेयर से, हाँ जी। अरे भाई, ये बैकग्राउंड साउंड कहाँ से आ गया? किसका है प्लीज? हमें कोई कुछ कहना चाहता है क्या? हाँ, देखिए, तो नहीं, हमसे कोई नहीं कह रहा था ना, कोई बीच में ही आवाज आ रही थी। चलिए, तो जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं मीटिंग। हाँ, तो मीटिंग के भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कोई अधिसभा होती है तो उसमें मॉर्निंग प्रेयर की जाती है, मॉर्निंग में होता है तो। और समाप्त होते ही कोई राष्ट्रगान का प्रयोग कर सकता है, राष्ट्रगीत जिसे हम लोग कह सकते हैं ना, या वंदे मातरम, ये भी गीत गा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रविधि है बेटा, इन प्रविधियों के साथ उनका भी चलता था। और विश्व धर्म जो है विश्व शांति का पाठ देने के लिए तैयार था, जिस कारण उन्होंने एक मौन रूप से जो प्रार्थना की, और मौन प्रार्थना के रूप में उनकी सभा बर्खास्त हुई, मतलब समाप्त हुई। बाद में भोजन के पहले सबका ग्रुप फोटो लिया गया। आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप फोटो का फंडा है ये उस युग से 1955 से चला आ रहा है। और आज भी हम लोग ये ग्रुप डिस्कशन वाली बात, या ग्रुप फोटो वाली बात, या ग्रुप में एक दूसरे की मतों को अभिवंदन करने की बात करते हैं। तो भोजन के पश्चात हम सब इंटरनेशनल हॉल में आ गए और फिर से एक बार थोड़ी देर में कुछ सामान खरीदने हम शहर में गए। वहां एक अजीब बात हुई। सामान खरीदते हुए 5 के पैसे खर्च हो गए। बैंक में चेक तुड़वाना था, उसके बिना पैसा मिलना मुश्किल था। बैंक के बिना अन्य कोई चेक भी नहीं ले जा सकता था, वो कानूनी गुनाह हो सकता था। समस्या बिकट थी। लगेज, हमाली और होटल के बिल भी चुकाने थे, और रात को विमान द्वारा बैंकॉक जाना भी निश्चित ही था। ऐसी अवस्था में हमको एक युक्ति सूझी। वहां इंडियन एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में श्री
अभ्यंकर नामक एक भाई थे। उसने हमसे कहा, भाई हमारे पास पैसे हैं मगर एक जापानी मुद्रा नहीं है। देखिएगा कि हमने इसके पूर्व शायद आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग दिल्ली में गए थे और दिल्ली के एक दृष्टांत को, एक एग्जाम्पल को हम आपको बताए थे, है ना, कि हम लोग दिल्ली में गए, सब सहेलियां गए और हमने पैसे खर्च कर दिए और हमारे साथ जो प्रॉब्लम आई है ना, कि पैसे बैंक में बहुत सारे होते हैं लेकिन बैंक के पैसे हमारे काम के नहीं रहते। इसलिए दूसरी जगह पर जब भी हम जाते हैं तो बड़ी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ये सीख हमें इन्हीं किताबों में से मिलती है। शायद हमने उस समय में भाई कोई पेज बजा रहा है, प्लीज ये बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिए यार। हाँ, अब ठीक है। तो जब भी हम लोगों को खर्च करने की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें अपना पॉकेट चेक करना है कि हमें खरीदारी कितनी करनी है और हमारा खर्च कितना होने वाला है। तो जब भी हम इन दोनों पर देखते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं हमारा खर्च तो इतना है और हमारे पास इतने ही पैसे हैं, तो हम लोगों को खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर तुकोजी महाराज के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने तो पैसे खर्च कर दिए और उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया। अभी उन्होंने एक बैंकर नामक एक भाई था जो भारतीय दूतावास में था, तो उनके पास वो चले गए। उन्होंने कहलवा दिया कि हमारे पास है मगर जापानी मुद्रा उनके पास नहीं है। श्री अभ्यंकर ने कहा, महाराज आज्ञा दीजिए, आपको चाहिए उसके उतने एन सेवा में मैं उपस्थित कर सकता हूँ। मतलब देखिए कि ऐसे भी लोग होने चाहिए हमारे घर के बाहर, कि जब भी हम घर के बाहर चले जाते हैं तो हमारे साथी इतने होने चाहिए। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, हम इंदौर में चले गए तो इंदौर में हमारा एक साथी इतना प्रविष्ट होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बस बुला ले उसे और अपना काम निपटा ले, इतने अच्छे साथी होने चाहिए। तो इन्होंने उनके पास चले गए। नाम है उनका अभ्यंकर, और उन्होंने क्या कहलवा दिया कि ठीक है महाराज आप आज्ञा दो, तो हम आपको जितने चाहिए उतने में पैसे आपको उपस्थित कर सकता हूँ। बाद में उन्होंने चेक की कीमत से के एक लेकर वहीं पर उनके अति आग्रह के खातिर खाना खाकर रात के 9 बजे हम हवाई अड्डे पर गए। श्री अनानायकों के बंधु हमें पहुंचाने विमान तक हमारे साथ आए थे। यहाँ जो दूसरी परिषद थी उस परिषद की ओर से कोई भाई मुझे मिले। इन दोनों में कुछ गुटबाजी से दिखाई दिए। रात के 12 बजे तक वे भाई मेरे पास व्यवस्था के लिए थे। लगेज कुछ बढ़ गया था परंतु मुझे देखते ही विमान वालों ने कहा, मेरा लगेज मुफ्त में ले जाने को वे तैयार है। बस हवाई जहाज हवा में 30,000 फुट ऊंचाई पर उड़ रहा है और यह दिनचर्या में लिख रहा हूँ। देखिएगा कि जब वह दिनचर्या को लिख रहे हैं, 15 अगस्त को ये टोक्यो की बात चल रही है। अब हम लोग चलेंगे हांगकांग और बैंकॉक। देखिए दोस्तों कितने मतलब हम लोग जापान के ही एरिया में घूम रहे अभी तक। कितने अच्छे अच्छे वातावरण के साथ हमारी तैयारी हो रही है। अब हम लोग चलते हैं 16 अगस्त हांगकांग और बैंकॉक को देखते हैं। अब हम पहुंच गए, एरोप्लेन से हमारी यात्रा हुई, विमान यात्रा हो गई अच्छे से, और अब हम उस द्वीप में ठहरे जहां अब हांगकांग आएगा। अब देखिए अब हांगकांग आने वाला है। हम हांगकांग में उतरे। चारों तरफ पर्वत बिखरा हुआ है और उस पर बसी हुई है सुंदर नगरी। नगर के बीच तक गंगा सा सागर फैला हुआ है। दोस्तों जहां पर भी आपको प्राकृतिक वर्णन मिलता है, ये बात ध्यान रखकर आपके चित्त में डाल दीजिएगा कि जहां जहां भी आपको लगता है कि प्राकृतिक वर्णन सुंदर है, सुंदर हम कहते हैं इसलिए सुंदर नहीं है, आपको लगता है इसलिए नहीं, बल्कि जो टुकड़ो जी ने कहा हुआ है कि अत्यंत सुंदर नगरी है, तो उसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। उस पेज नंबर को आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा, सुनिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रकृति चित्रण की बात आती है तो हाँ, प्रकृति चित्रण में यात्रा, जो टुकड़ोजी महाराज की मेरी जापान यात्रा है, तो मेरी जापान यात्रा में हांगकांग बैंकॉक का जो चित्रण है वो प्रकृति की सुंदरता के साथ गरिमा प्रदान करता है। वो इस प्रकार, तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, कहीं ऐसा मत कहिएगा कि मैडम ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सारी चीजें आपको लेक्चर में मिल रही है। जो बच्चे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? आप किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई।
आगे बढ़ना है तो आगे दे दीजिएगा। बोलेगा कोई? अरे आवाज दोगे? धन्यवाद भैया, आपके तो शुक्रगुजार है, कम से कम एक की आवाज तो आई। कितने लोग जुड़े हैं मंगला जी अभी? कौन कौन है बताओ? अच्छा, तो पांचों लोगों को क्लियर हो रहा है? समझ में तो आ रहा है? ये जी आवाज किसकी है? जी? उजाला? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? कविता आपको? कविता? ओके, आगे बढ़े। वहां पर अब देखिए ये सुंदर नगरी कैसी है। नगर के बीच तक गंगा सा सागर फैला हुआ है। किनारे पर बनाए हुए पर बहुत घर बहुत ही लुभावने हैं। ये सब मनोहर दृश्य देखकर दिल की कली खिल जाती है। वहां पहुंचने के बाद मैं हमें कुछ भारतीय भाई मिले। उनमें कुछ तो मारवाड़ी भाई थे, एक सिपाही भी था। भोजन के पश्चात फिर बैंकॉक के लिए रवाना हुए। अब बैंकॉक उतरेंगे और हम वहां के हिंदू सभा मंदिर में जाएंगे। विमान से उतरते ही बैंकॉक की जनता ने हाथ ऊपर उठाकर जय जय की आवाज कर स्वागत किया। मुझे लगा ठीक है, सब व्यवस्था हो चुकी है। विमान से उतरा, मोटर तैयार थी। हिंदू सभा मंदिर में मुझे लाया गया। मंदिर साधारणता अच्छा ही है। मंदिर में आते ही वहां के हिंदुओं की दशा का पता चला। चारों ओर घास बढ़ा हुआ है। सामने विस्तीर्ण मैदान फैला हुआ है, जो दिल्ली की रामलीला मैदान की याद दिलाता है। अनेक लोग मुझे मिलने आए। उनमें उल्लास भरा दिखाई देता था। एक ने पूछा, महाराज आपको इस मंदिर में कैसा लगता है? मैंने कहा, भाई मुझे तो लगता है कि मैं कहीं भारत में ही आ पहुंचा हूँ और अपने भारतीय भाइयों के बीच उपस्थित हूँ। बाद में पुजारी मिले और भी कुछ भाई आए। उनमें एक श्री दुनिया शुक्ल नामक भाई थे। स्वभाव के बड़े मिलनसार में वे थे। सुभाष चंद्र बोस की सेना में काम किए हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज आपकी फोटो में जब आपको देखा तो मैं देखता ही रह गया। मैं मस्त हो गया। बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन से। हम लोग तो सुभाष चंद्र बोस के सिपाही रहे। समूचा एशिया उनको भगवान मानता है। उन्होंने सन 42 में इतनी महाक्रांति छेड़ी थी जिससे हिंदुस्तान में पड़ी ब्रिटिश सल्तनत की नींव डगमगाने लगी। ब्रिटिश लोग यह जान सके कि एक हिंदुस्तानी नेता भी इतनी तैयारी कर सकता है। 3 महीनों में 80,000 सिपाहियों की फौज उन्होंने तैयार की। ब्रिटिशों की फौज ही उनके खिलाफ तैयार की। सिंगापुर, पेनांग और इधर के सारे हल्के हमारे कब्जे में थे। देखिएगा कि जैसे उन्होंने बता दिया कि जिस पुजारी की बात कर रहे हैं और जिस वातावरण की बात वो करना चाहते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है एशिया का, और सुभाष चंद्र बोस के जो सिपाही रहे वो उनके बीच में जो महाक्रांति 1942 में छेड़ी गई, ब्रिटिश सत्ता जैसे ब्रिटिश सल्तनत जो नींव थी वो जैसे डगमगाने लगी थी, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और वो भाई कहता है, महाराज जब सुभाष बाबू बाहर निकलकर शहर में घूमते थे तब तोपें भी बंद पड़ जाती थी। उन पर हथियार उठाने की किसी की हिम्मत न होती थी। एक गीत इधर सर्वत्र कहा जाता है वो है। अब देखिएगा उन्होंने उस गीत को कहलवाने का प्रयास किया कि वो गीत कौन सा है। आजादी कैसे होती है ये वर्मा की हिंदियों से पूछो, शासन कैसा चलाना है नेता सुभाष से पूछो।
तन मन न्यौछावर कर देना आजाद पसंद से पूछो, निज देश की सेवा से मर मिटना आइन के जवानों से पूछो, भारत पर कैसा जुल्म हुआ या भारत के किसानों से पूछो, भारत आजाद कैसा हुआ या पंडित नेहरू से पूछो, डरते नहीं है दुनिया में सुभाष चंद्र किसी से, अगर शंका है तो पूछ लो ब्रिटिश गवर्नमेंट से। गीत के देखिए कितना प्यारा और यथार्थपूर्ण गीत है दोस्तों। यह क्या है आजादी, कैसे है आजादी, या किससे पूछना है तो हिंदियों से पूछना है, जो हिंदू भाई है उनसे पूछो। शासन कैसे चलाना है, कैसे हम हमारा शासन को चला सकते हैं, यह नेता सुभाष से हमें पूछना है। और हमारा तन मन न्यौछावर कर देना है तो जो आजाद पसंदी जो लोग थे उनको हमें पूछना है। हमारे देश की सेवा के लिए में मर मिटना कैसे है, यह आयन के जो जवान है उनसे पूछो, भारत पर कैसा जुल्म हुआ और ये जुल्म जिन्होंने सहा, यह भारत के किसानों से तुम पूछो, भारत आजाद कैसे रहा, कैसे भारत देश आजाद रहा, ये पंडित नेहरू से तुम जाकर पूछो। हम दुनिया से नहीं डरते, यह दुनिया डरते नहीं दुनिया में, ये सुभाष चंद्र है और सुभाष चंद्र किसी से नहीं डरते, ये दुनिया ने देखा है। अगर शंका है इसमें किसी को तो पूछो, जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाकर पूछो। और इस प्रकार की गीत उन्होंने गाए और उस गीत की वास्तविकता थी, उस गीत की यथार्थता दोस्तों यह थी। और उस गीत के कहने के पांच वह बोला, अगर सुभाष होता तो पाकिस्तान कैसे बनता हम देखते थे। फिर उसी ने कहा, लड़ने के पश्चात ही मिलने में मजा रहता है, केवल नम्रता से मिलन करोगे तो कभी न कभी वह उछाल मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों जब हम ईमानदारी से हम प्यार से लोगों को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन यदि शत्रु आपको आपके द्वार पर आकर ललकार रहा है तो ये बात तो हमें श्री कृष्ण ने भी बताई है। तो द्वार पर आकर यदि शत्रु आपको ललकार रहा है तो उसे छोड़ देना बड़ी समझदारी नहीं होगी। उसका आपको क्षात्र धर्म को आत्मसात करना है और लड़ाई का मुकाबला लड़ाई के साथ देना है, यह ध्यान रखना है। यह बात हमें यहाँ पर भी सिद्ध हो जाती है कि जैसे उन्होंने बताया कि लड़ने के पश्चात मिलने में मजा आता है, नम्रता से मिलन करोगे तो कभी ना कभी उछाल मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा भाई यह तो ठीक हुआ जो कुछ हुआ, मगर अब तो देश को नमूनेदार बनाना है। खाना, घर, कपड़ा, इज्जत, कला देश में कैसे बढ़ेंगे, इसका विचार अब होना चाहिए, इसकी बड़ी जरूरत है। भारत सरकार उसके लिए प्रयत्न भी कर रही है। उसने कहा बेशक आपकी बात हम मंजूर करते हैं, क्योंकि केवल पिछला किस्सा कहने से थोड़ा काम बनेगा, उसका तो दिल को सहारा मिलता है कि हमने क्या काम किया था। बाद में वे सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। आज रात को मैं इतना थक गया था कि सोने को दिल होता था, बस पड़ा एक खटिया पर। रात के 12 बजे भोजन को उठा, भोजन किया और फिर से लेट गया। आप तो लेटे हुए नहीं हो ना? चलिए अब हम लोग चलते बैंकॉक। 16 अगस्त खत्म हो गया है, हमने यात्रा की बेटा, जैसे उन्होंने बता दिया कि हमें देखना था कि हांगकांग क्या है। अब हमने हांगकांग देख लिया, सुंदर नगरी थी, सुंदर नगरी के बीच में गंगा सा सागर था, किनारे थे अत्यंत लुभावने, घर था और वो भी मनोहर मनोहर दृश्य वहां के थे। भोजन भी मिला और वहां पर उन्हें ऐसा लगा कि हम भारतीय लोगों के बीच में आ गए हैं, भारतीयों के बीच में, हिंदुओं के बीच में आ गए हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान उनको याद आ गया। पुजारी भी मिले, लेकिन उन्होंने एक महाक्रांति की बात छेड़ दी। एक गीत प्रस्तुत हुआ और उस गीत के पश्चात खाना हुआ। खाने के पश्चात फिर से एक बार उन्हें ऐसा लगा कि लिखना चाहिए, लेकिन लिख नहीं पाए। भोजन किया और लेट गए। अब 17 अगस्त को स्टार्ट कर दिए। अब हम चलते बैंकॉक। यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। धन्यवाद। आज सुबह उठकर टट्टी मुंह हाथ धोकर प्रातः विधि निपटा कर 1 माह के बाद मालिश करवाया, नहाकर ध्यान किया और अब लिखने बैठा। आज तो यहाँ के सब लोग मिलने आएंगे और कल पेनोंग जाने का विचार हो रहा है। वहां की जनता का निमंत्रण है,
सिंगापुर का भी निमंत्रण आया है। अभी जगह जाने का सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब सभी जगह पर मैं जाने की सोच रहा हूँ। आज बैंकॉक में जरा घूमने निकला था। यह शहर थाईलैंड की राजधानी है। बड़ी विशाल सड़कें, भव्य मंदिरों की योजना और राज्य के पुराने महल वगैरह बहुत है। आज हमने तुकाराम जी से कहा, जब मलाया जाना है तो अपने पासपोर्ट में उसका नाम चाहिए। पेनोंग है, सिंगापुर है, लेकिन कोलमपुर और मलाया का एक शहर का नाम नहीं है। भारतीय वकालत से बताया गया, महाराज जी को 1 माह तक ठहरना पड़ेगा। दिल्ली से वीसा आएगा, तब जाना चाहिए। वैसे तो हम यहाँ से देख सकते हैं, मगर वहां अगर रोक टोक हुई तो अच्छा नहीं। ये एक बात यहाँ से सीखने लायक है कि जहां पर भी हमें जाना है उसका प्री प्लान हमें बनाना चाहिए, है ना। डायरेक्टली नहीं जाना है, क्योंकि किसी ने रोक लिया, किसी ने टोक लिया तो ये बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किसी भी जगह पर जाना चाहिए। मेरे विचार बदल गए। मैंने कहा अभी उधर का प्रवास स्थगित करो, फिर कभी आएंगे उधर। अभी नहीं जाने का दिल होता। तब बैंकॉक के लिए फिर पीछे पड़े। हमें उतने दिन दीजिए। हमने कहा ठीक है। इस पूरे शहर को देखना, सारी संस्थाओं से मिलना तथा यहाँ के बुद्ध संप्रदाय भाइयों से मेरी मिलने की इच्छा है। ये कम उम्र के बालक पीला वस्त्र पहनकर सारे शहर में चमकते दिखते हैं। बड़ा सात्विक तेज है इनके चेहरे पर। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब देखिएगा कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे पीला वस्त्र पहने हैं, मतलब पूरे शरीर पर उन्होंने पीला, ऑरेंज से पीला होता है ना, आप लोगों को देखा। अब कल्पना कीजिए, आप लोग पहुंच गए होंगे शायद बैंकॉक में। तो वहां के जो भाई है उन्होंने कहा, महाराज जी हम कल उसका प्रबंध करा देंगे। अब उन छोटे बच्चों के बीच में वो जाना चाहते हैं। जो बच्चे हैं तेजस्वी, उनके चेहरे पर सात्विक तेज झलक रहा है, ऐसे बच्चों से वो मिलना चाहते हैं। और बस वो कल उनकी तैयारी हो जाएगी और घूम कर आए। आज यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक मेरा कार्यक्रम था। यहाँ के सारे अखबारों में भारत के यहाँ बहुत भाई है, उनमें तथा अन्य लोगों में जाहिर हुआ कि शहर के सब चुने चुने लोग आए थे। मैंने 1 डेढ़ घंटा भाषण और भजन किया। लोगों ने कहा, अब तो दिल नहीं चाहता कि आपको 8 दिन छोड़े। मैंने कहा फिर आएंगे, मगर अभी 2-3 दिन में जो भी हमसे सेवा लेना हो ले लीजिए भाई। बाद हमने शाम की प्रार्थना की और भोजन के पश्चात आराम किया। यहाँ पर जो हम बात बता रहे हैं आपको बैंकॉक की 17 अगस्त की, वो खत्म हो गई। अब हम लोग सीधे चलते हैं बैंकॉक में ही, और 18 अगस्त को, क्योंकि हम लोग अपने खाना खा लिया, सो गए। और अब शंकर जी का एक सुंदर मंदिर, सुना वह मूर्ति नीले मुंह की है। वह बैंकॉक का राजा 8 दिन में एक बार पूजा करने जरूर आता है। बड़ा अनोखा दृश्य है वहां का। तब मैं वहां जरूर आऊंगा। मुझे इससे पता चलता है कि भारत देश की संस्कृति कितनी दूर तक पहुंची थी, जबकि वायुयान भी नहीं थे। यहाँ पर भी भारत की उज्जवल परंपरा की शान नजर आती है। यहाँ की रहन सहन बाहर से तो पाश्चात्य संस्कृति की हो गई, मगर लोगों के दिल भारतीय है। मैं उस मंदिर को देखने जरूर जाऊंगा। देखिएगा कि शंकर जी की जो बात है, शंकर जी को स्वीकार कर रहे हैं वहां पर जितने मंदिर है। अधिकतर मंदिरों में हमने देख लिया कि बौद्ध संप्रदायों में चल रहा है, क्योंकि सम्राट अशोक हर जगह पर गए थे। और साथ ही में उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर श्री राम के भी मंदिर है। अब हम श्री शंकर जी के भी मंदिर का नितांत दर्शन वहां पर करने जाएंगे। 10 बजे मंदिर को देखने हम निकल गए शहर में। अच्छा है यह शहर, अच्छा है ये शहर बना। मंदिर तो मैंने अभी भी देखा, आज तो मैं समझता हूँ। ये बैकग्राउंड साउंड किसका चल रहा है भाई? इस बैकग्राउंड को बंद कर दीजिएगा जरा। हमारी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, थोड़ा फोनिटिकल प्रॉब्लम है हमारी, और आप लोग बजा रहे हो तो हमारी आवाज स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा फिर। कौन है वो नई लड़की, बताओ, पूछो तो उससे। हाँ, कौन है रे भाई, क्या नाम है आपका? पूजा वाणी। पूजा, एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया बेटा आपने अभी तक, तो हमारा आज कैसे जुड़ गया?
ओके ओके ओके। बेटा लेकिन ये बैकग्राउंड साउंड आपका जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है बेटा, इससे स्क्रीन रिकॉर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट होगा बेटा, है ना? क्योंकि जो बच्चे, हाँ, पेज बजने की आवाज आ रही थी बीच बीच में, तो प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए बेटा, क्योंकि इतना सुंदर लेक्चर चल रहा है आप लोगों का, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मंदिर का, अध्यात्म का, ध्यान का वातावरण है, और ये बीच में डिस्टरबेंस करना उचित नहीं है। ठीक है? और चार पांच लोगों में ये आवाज आ रही है तो, हाँ जी। अच्छा, बेटा पूजा आपका कैमरा भी ऑन है, ऐसी शिकायत आई है प्लीज। ये मोबाइल पर लेक्चर लेते हैं ना तो हमें कुछ, ये एक्टिविटी करना बंद कर दो यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अब इसके आगे हमारे सामने कोई शब्द नहीं है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो 10 बजे हम लोग चलते हैं मंदिर को देखने, हम निकले शहर में, अच्छा ये शहर बना, मंदिर तो मैंने अजीब ही देखा, आज तो मैं समझता हूँ कि इस मंदिर को कई करोड़ रुपए लगे होंगे, हीरे और सोने की कारीगरी से लबालब भरा हुआ है ये मंदिर, सब तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां, मगर राज विलास है उसमें, यहाँ की नस नस में कला भरी है, बड़े बड़े विशाल खंबे, मूर्तियां, और सारी दीवारों पर सुवर्ण के वर्क से रामायण के सक्रिय चित्र हैं। राम जन्म से सीता के मिलन तक पूरा रामायण चित्र उतारा है। बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर है, मगर बड़ी कला भरती है उसमें। रास्ते में देख कर आए चलते चलते, एक सुंदर हनुमान मंदिर बना है, जो सारे शहर के मकानों से भी ऊंचा है, ऐसा खूबसूरत है जैसे कोई राजमहल बना हुआ हो। देखिएगा, आपको यदि सवाल पूछा जाता है तो एक लंबा मंदिर हमने अभी अभी देखा था, इसके पूर्व कहाँ पर था वो? बहुत बड़ा लंबा मंदिर था, ऊंचाई। हाँ, बिल्कुल नहीं, हांगकांग में नहीं था, हांगकांग के पूर्व में का जो लेक्चर हुआ ना उसमें था, याद कीजिए। तो ऐसे सवाल आपको बेटा पूछे जाएंगे, छोटे छोटे सवाल होंगे, और उन सवालों को आप बखूबी से याद कर लो। ऐसे सवाल आपको अभी जो आपकी टेस्ट आने वाली है उसमें भी आएंगे, पूछे जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसे लिख ही ना पाओ, तो आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां, वो भी दीवारों पर स्वर्ण के वर्क से जो रामायण का सक्रिय चित्र बनाया गया, राम जन्म से लेकर सीता के मिलन तक का चित्रण किस मंदिर में मिलता है, या कौन से चित्रण में, किस तिथि के चित्रण में मिलता है, तो आपको याद करना है 18 अगस्त 1955 बैंकॉक शहर में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया हो बेटा, आज्ञा है आपकी। आगे बढ़े बेटा। ओके। एक समुद्र की खाड़ी का हमने पुल देखा, बड़ा मजबूत है, मगर जब उसमें से जलयान चलता है तो पुल के दोनों खंभे खड़े हो जाते हैं और फिर बंद किए जाते हैं। आज एक धनी आदमी ने हमें भोजन का निमंत्रण दिया है, मैंने स्वीकार किया। ये भाई जैन है, रहने वाले बम्बई के हैं, मगर व्यापार की कंपनी खोली यहाँ। कल जाऊंगा मैं भोजन को। अब देखिएगा कि जो उनको धनी आदमी है, मतलब एक बहुत रईस आदमी है, और उन्हें भोजन का निमंत्रण दे दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। रहने वाले तो है बम्बई के, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया बैंकॉक में। आज तो भारत महाविद्यालय में भाषण और भजन को जाऊंगा। सुनते ही यहाँ के सेठ भी करोड़पति है। एक भाई ने कहा, महाराज आपको वो अपने यहाँ ही ठहराना चाहते हैं। मैंने कहा, क्यों भाई? वो कार्यक्रम के लिए मुझे ले जा सकते हैं, हम तो यहाँ मंदिर में ही अच्छे हैं। उनसे कहो, अगर उनका बड़ा ही आग्रह होगा तो हमारा बिच्छू का प्रपंच पीठ पर ही कर रहता है, चलने में देर ही क्या लगेगी। मगर जहां तक हो, यही मैं ठीक मानता हूँ। बिच्छू का प्रपंच माने क्या, कि उनके साथ जो सेवा मंडल के अन्य साथी आए थे, उनके लिए वो कहते हैं कि इनके लिए वो प्रबंध करवा दे। अभी हम थोड़ा आराम करके ये 10 बजे के बाद हॉल लिख रहा है, मतलब 10 बजे के बाद का जो हाल था, जो हालत थी, उसे वो राइट डाउन कर रहे हैं, और वो हमारे सामने उन्होंने रखवा दिया। समय पर मोटर आई। हम या हम थाई भारत कमरल लॉज में
भजन को गए। श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा द्वारा प्रथम मेरा परिचय दिया गया। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि बैंकॉक में जब वह थाई भारत कल्चर लॉज में गए, तब तुकडोजी महाराज का परिचय किस व्यक्ति ने किया? श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने उनका परिचय दिया गया। बाद भाषण को शुरुआत हो गई। प्रथम हमने ध्यान के पाठक को कहने की सूचना दी। मतलब अब सब लोग ध्यान का जो पाठ था वो पढ़ रहे थे और फिर सबको सीधा बैठने को कहा। तमाम भाई सीधे बैठे। पश्चात ध्यान का पाठ पढ़ के भाषण आरंभ किया गया। मैंने कहा, मैं किसी पंथ, पक्ष, धर्म या गुट का आदमी नहीं हूँ। सारे पंथ, धर्म और देश मैं अपने मानता हूँ। भारतीय संस्कृति और सारे विश्व को अपना बनाने की योग्यता रखती है। वह पाशवी शक्ति से नहीं, बल्कि अध्यात्म, आत्मधारणा, त्याग और अहिंसा से। आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका क्षेत्र आगे बढ़ता जाता है। मैं अमरावती में होता तो गांव का नाम बोलता, अगर जब नागपुर में जाता तो अमरावती बताता हूँ, और पर प्रांत में जाता हूँ तब नागपुर का बताता हूँ, विदेश में जाता हूँ तो भारत का बताता हूँ, और आगे लंबे देश में पहुंच जाता हूँ तब मैं एशिया का कहता हूँ। मतलब यह कि आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे उसकी विशालता का वह जवाबदार बनता है। वैसे जगत की रीति और नीति वह समझता है, तब छोटे छोटे धर्म को भूलकर वो मानवतावादी बनता है। देख लिया दोस्तों हमने कि मानवता केवल कोरे कागजों का खेल नहीं है। केवल कागजों पर हमें यह मानवता नहीं मिलती है। जब वह अमरावती में रहते हैं तब नागपुर को, जब वह नागपुर में रहते हैं तो अमरावती का, जब वो विदेशों में चले जाते हैं तब भारत का, और जब भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं तब विदेशों का, और विदेशों को छोड़कर चले जाते हैं तो एशिया का। तो इस प्रकार का जब मानवतावादी चित्रण को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं और जानते हैं, तो वो छोटे छोटे धर्म को भूल जाते हैं और वो खुद स्वयं एक मानवतावादी बन जाते हैं। अब कहते हैं क्या है भाइयों, मैं तो अपनी धारणा पहले से विश्व ही बना चुका हूँ। कैसे विश्व की भावना को समझाने का प्रयास करते हैं कि मुझे जापान ही क्या, सारे विश्व में घूमने का प्रसंग आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इष्ट देव विश्व है, मेरा धर्म मानव धर्म है, मेरी भावना इसी तरह भगवान बढ़ा रहा है। यूं तो मुझे ही क्या, आपको इसी रास्ते से आना होगा, जबकि आप अपने विशाल हृदय को खोल बैठेंगे। हेलो।